हाँ कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। ग्रह वही था जिसके पास अपनी ऊष्मा और अपनी प्रकाश नहीं था, ठीक है, वो सूर्य के परावर्तित प्रकाश से क्या हो रहा था, प्रकाशित हो रहा था, उसको हम क्या बोल रहे थे, ग्रह बोल रहे थे। और तारा क्या था, जिसके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है और वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसे हम तारा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। तो सौर मंडल जिसमें हम क्या बात कर सकते हैं, जिसके पास कुछ ग्रह चारों ओर चक्कर, बीच में क्या होता है सूर्य, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कुछ उपग्रह, और इसमें एक क्षुद्र ग्रह की बेल्ट भी आती है, उल्का पिंड वगैरह, ये सारा मिलकर के क्या बनाते हैं, सौर मंडल बनाते हैं। नेक्स्ट देखो, सूर्य से उनके दूरी के अनुसार सभी ग्रह के नाम लिखें। ये आपको कल भी बताया था, एक एक दिन छोड़ करके लिखना है। संडे वाला दिन कहाँ पे आएगा अपना, पृथ्वी पे आएगा। संडे अपना को कहाँ बिताना है, पृथ्वी पे बिताना है। उसके बाद आगे आगे एक एक दिन छोड़ के आप लोग करते जाएंगे। सभी लोग गिना लो नाम, फटाफट से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, इन दोनों के बीच में मंगल और बृहस्पति की क्या आता है, क्षुद्र बेल्ट आ जाती है। उसके बाद हमने देखो बृहस्पति के बाद शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चलिए बाद में उठा लेंगे। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। देखो सुनो, हम चंद्रमा के हमेशा एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 नंबर पे, ठीक है। क्यों देख पाते हैं, क्योंकि चंद्रमा का घूर्णन जो है, घूर्णन गति चंद्रमा की, परिक्रमा गति मतलब पृथ्वी के चारों ओर जब वो चक्कर लगाता है वो भी 27 दिन में लगाता है। कितने दिन में लगाता है, 27 दिन में लगाता है। और ये 27 दिन की हम किसकी बात कर रहे हैं, परिक्रमा की, ठीक है। और अगर हम इसके घूर्णन की बात करें, घूर्णन, तो घूर्णन भी तो कितने टाइम में होता है, 27 दिन में ही घूर्णन होता है। तो ये जो पृथ्वी के साइड ऐसे घूम रहा है, बहुत धीमे मतलब गति से घूम रहा होता है, बहुत धीमी गति से घूमने के चक्कर में क्या है, सूर्य से जब हम इसको देखते हैं, और पृथ्वी के पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है अपने अक्ष पर, पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है। तो ये इसका बहुत ही धीमा घूर्णन होने के चक्कर में हम इसका एक ही पार्ट देख पाते हैं, ठीक। आगे बढ़िए जरा, ब्रह्मांड क्या है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन यही बनाना जब सीख जाओगे धीरे धीरे बड़े बनते चले जाएंगे, लेकिन करना तो स्टार्ट करो। ब्रह्मांड क्या है भाई, हाँ बोलो, कोई भी बोल सकता है, जिस, हाँ ठीक है। जिसमें हम बात करें, तारे की बात करेंगे, सबसे पहले अगर देखें तारा जो होता है, जैसे हमने सूर्य की बात की है, ठीक है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, और ग्रह के सारे चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्या होते हैं भाई, उपग्रह। और ये इसमें जो भी हमारा घूम रहा है, हम क्षुद्र ग्रह की बात करें या जो भी छोटे छोटे पत्थर कंकड़, जिसका उल्का पिंड भी बोलते हैं, ठीक, धूमकेतु भी बोलते हैं, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, एक सौर मंडल बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, एक सौर मंडल बनाते हैं, सौर परिवार का निर्माण करते हैं। इस तरीके के 1 अरब या 100 अरब सौर मंडल मिलकर के क्या बनाते हैं, एक आकाश गंगा बनाते हैं। और 100 अरब आकाश गंगा मिलकर के क्या बनाती है भाई, आकाश गंगा का समूह बनता है। और ऐसे 100 अरब आकाश गंगा का समूह मिलकर के क्या बनाता है, ब्रह्मांड बनाते हैं। आप समझ पा रहे हैं आपकी एग्जिस्टेंस कहाँ है। आप तो इन ग्रहों में भी एक पृथ्वी है, उस पर कहीं पर बसे हुए हैं। आप समझ पा रहे हैं, अगर मैंने बिंदी भी रखी तो यहाँ पे आप हैं नहीं। ब्रह्मांड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ब्रह्मांड समझ में आया क्या था, ठीक है। आगे इसकी और भी चर्चा करते चलेंगे, अभी सिर्फ 6th क्लास की एनसीईआरटी है, तो चाह रहे हैं कि एनसीईआरटी पे ही रहें, वरना तो बहुत कुछ है जो हम बता सकते हैं। नेक्स्ट देखो, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, बृहस्पति, शनि या शुक्र। शुक्र, वेरी गुड। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है, वेरी गुड। सूर्य ग्रह मतलब सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्त, कौन सा, दीर्घ वृत्ताकार, वृत्ताकार नहीं है, दीर्घ वृत्ताकार। कल जो मैंने नोट्स भेजा था गाइस, जिसने भी अगर खोला था, मैं सबसे बात नहीं कर रही क्योंकि सबने खोला ही नहीं था, जिसने भी खोला था, हमने जो एनसीईआरटी का नोट्स भेजा था, दीर्घ वृत्ताकार पे मैंने चौकोर वाला जो वो आता है ना, हाँ, तो मैंने उसमें चौकोर कर दिया था कि दीर्घ वृत्ताकार को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे थोड़ा सा। बाकी कई सारी चीज़ों पे मैंने अंडरलाइन की है, बस उतना ही याद रखना था। नेक्स्ट देखो, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, उत्तर दिशा का, कल क्लियरली बात की थी। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, बृहस्पति और मंगल के बीच, बृहस्पति और मंगल, हाँ ठीक। खाली स्थान भरने की बात हुई है,
का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूप हो, सबके पास एनसीईआरटी है, अपने अपने मोबाइल में खोल लें। ऐसे करके पढ़ूंगी समझ आएगा ही नहीं, फिर बैठे रहोगे मुंह देखोगे खाली। हाँ मतलब मुंह देखना बुरी बात नहीं होती है, अच्छी बात है, लेकिन काम के टाइम काम तो करो कम से कम। मुंह तब देखा करो जब कुछ समझा रहे हैं। हाँ भाई मिल गया आप लोग को, वेरी गुड। चलिए फिर, का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे कहते हैं, पहले वाले खाली स्थान में क्या आएगा? तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे आकाशगंगा कहते हैं। तारामंडल कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। दैट्स वेरी नाइस। ये है 6th क्लास की एनसीईआरटी। देख पा रहे हैं हमारी औकात क्या है? कुछ लोग को तो अच्छा लग रहा है अंदर ही अंदर। चलिए सेकंड वाला पढ़ते हैं। ये आप एक काम करेंगे, इसको आप खाली स्थानों को जरा भर के मुझे कल बताएंगे, ठीक है? चार्ट वार्ट पे नहीं जाना, वहाँ कुछ नहीं करना है आपको। हम लोग सारा मैपिंग यही करेंगे क्लास में। ये चार्ट वार्ट बना करके बोलता है लास्ट में कि आओ कुछ करके सीखें, वो सब आपको नहीं करना है। उतना टाइम आपके पास नहीं, बच्चे नहीं हैं आप, वो तब करके सीखना था, अब कुछ नहीं करके सीखना है। आगे बढ़ते हैं ज़रा। दूसरा टॉपिक है हमारे पास अक्षांश और देशांतर रेखा। मैं पहले समझा चुकी हूँ और मुझे समझाने की उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टीचर क्लास लेने आए मुझे पता चला था वो सभी अक्षांश और देशांतर ही समझा के गए थे। तो अक्षांश और देशांतर तो आपके बिल्कुल कंफर्म होंगे अच्छे से, कोई दिक्कत ही नहीं। इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोई बिल्कुल नया भी है, आज ही आया हो? ठीक। पृथ्वी का सही आकार क्या है? बोलो भाई, पृथ्वी का सही आकार क्या है? एक बात बताओ, क्या कल जिसने खोला होगा उसको बता रहे हैं, हमने भू आप के नीचे अंडरलाइन की थी। भू आप जिसको ज्वाइड बोलते हैं, भू आप कैसा आकार है उसका? भू आप जिसको हम क्या बोलते हैं? ज्वाइड बोलते हैं। कोई बात नहीं। ग्लोब क्या है? हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन अधूरी सी है थोड़ी वजह, थोड़ा सा और सही करो इसे। देखो ग्लोब क्या है, अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर, हाँ बिल्कुल सही है, पृथ्वी पर पृथ्वी का काल्पनिक स्वरूप, या फिर हम इस गोले को हम क्या बोलते हैं भाई? ग्लोब बोलते हैं। सबको पता है ना ये ग्लोब है, ठीक। उसके बाद आगे बात करते हैं, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान पूछ रहा है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं पूछी है उसने। कर्क रेखा जो खींची हुई है, ये मार्कर हम फोन करके बोलेंगे आज। कर्क रेखा जो खींची हुई है आपकी पृथ्वी पर, वो कितने पे है भाई? अक्षांशीय मान कितना है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री उतना बोल दिया हमने, 23.5 बोलना था वरना, ठीक है। 23.5 डिग्री क्या है इसका अक्षांशीय मान है, यही तो बताया था। आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त का अक्षांशीय मान क्या होता है? 66.5। वेरी गुड, ठीक है। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं, ये पूछा गया है। 3 ताप कटिबंध की बात हुई है, अब बताया था वैसे आपको। इधर देखिए, ये हो गया 23.5, 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5। सिर्फ क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे सारी चीजें, ठीक है। ये अपना क्या है, अपनी पृथ्वी को इस तरीके से हमने बांटा है कुछ काल्पनिक रेखाओं में। इसमें हम कुछ कटिबंध की बात करते हैं। ये वाला कटिबंध कौन सा है? उष्ण कटिबंध। और 3 कटिबंध तीनों पूछे हैं उसने, और ये वाला कटिबंध कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। उसके बाद ये वाले कटिबंध की अगर हम बात करें कौन सा है? शीत कटिबंध, ठीक है। तो सेम चीज ये शीतोष्ण
ये 3 कटिबंध की उसने बात की है। कौन से 3 कटिबंध हैं? तीनों यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे हैं। उसके बाद नीचे आ जाइए, क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? काल्पनिक रेखा। किसकी काल्पनिक रेखा? मेरे घर में खींची हुई है क्या? नहीं। तुम अपनी क्लास में? नहीं। पूरी बात बताओ वजह। अच्छा, ये भी ठीक है, ये हाँ ऐड कर सकते हो, लेकिन ये क्या है? सबसे पहली बात तो हमने यही की है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं। पृथ्वी पर खींची गई, हाँ वेरी गुड, देशांतर, ठीक है। इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं, अच्छा किया, ठीक है। देखो हमने बात की पृथ्वी, तो पृथ्वी पर 36 रेखाएं या पूर्व से पश्चिम खींची गई रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? एक लघु व्रत होते हैं। क्या होते हैं? लघु व्रत होते हैं। और बीच वाले को हम जिसको इक्वेटर बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, वो क्या होता है? एक दीर्घ व्रत होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो पृथ्वी पर 36 के बाद ऊर्ध्वाधर, पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर जो लाइनें खींची गई हैं, काल्पनिक लाइनें, उनको हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं बोलते हैं। लेकिन ये रेखाएं होती हैं, ये व्रत नहीं होते हैं। और 2 देशांतर रेखाओं को मिलाने के बाद सभी क्या बनते हैं? एक दीर्घ व्रत बनते हैं। क्या बनते हैं? सभी दीर्घ व्रत बनते हैं। और आप सभी को पता है अक्षांश रेखाओं की संख्या और देशांतर रेखाओं की संख्या बता दो। अक्षांश रेखाएं कितनी है? क्या बात है? 181। इक्वेटर को लगा करके अगर बोल रहे हो तो 2 ध्रुव होते हैं। 2 क्या होते हैं? ध्रुव होते हैं। हम उनको अक्षांशीय बिंदु बोल सकते हैं, हम उनको क्या नहीं बोलते? अक्षांशीय रेखा, या फिर हम व्रत नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेटर को मिला करके हमारे पास कितनी होती है? 179 होती है। अदरवाइज हम 180 बोलते हैं, और हम इक्वेटर को लगा लेते हैं तो टोटल हम 181, ठीक है। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? हाँ, साल भर या वर्ष भर हम बात करें तो एक बार सूर्य लंबवत कहाँ चमकता है? इक्वेटर पर चमकता है। एक बार साल में कहाँ पर? इक्वेटर पर। और जो हम देखते हैं सूर्य का प्रकाश लंबवत कहाँ तक चमक सकता है? 23.5 तक। इसके ऊपर लंबवत नहीं चमकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ उष्णकटिबंध जो है ऊष्मा अधिक प्राप्त करते हैं, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और इक्वेटर है इसलिए ऊष्मा अधिक प्राप्त करते हैं, ये मत बोलना। इक्वेटर तो पहले से ही उष्णकटिबंध में ही आ रहा है, ठीक है। चलो, जब भारत में शाम के 5-5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? बहुत ही सिंपल है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ। हाँ, क्योंकि भारत हम क्या बोलेंगे? पृथ्वी जो कि पूर्व से पश्चिम क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। पूर्व से पश्चिम घूर्णन करती है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे पास अगर हम देखें तो सबसे पहले सूर्य उदय किधर होता है? पूर्व में होता है, ईस्ट में। तो सूर्य उदय पूर्व में होने के चक्कर में हमारा जो पृथ्वी है वो 0 डिग्री से पूर्व में पड़ती है, इसलिए पूर्व में पहले वो सूर्योदय होता है। और जो हमारा लंदन में है सूर्योदय कब होगा? बाद में होगा। और कितना बाद में होता है? 5.5 घंटे बाद में, ठीक है ना। ये आपको पूरा समझाया था ग्लोब से भी, इसको बताने की ज़रूरत नहीं। सही और गलत का देखना है आपको। प्रमुख यमोत्तर का नाम माना है। प्रमुख यमोत्तर को क्या बोलते हैं हम? देशांतर का मान माना है कितना? 0 डिग्री। प्रमुख यमोत्तर को हम 0 डिग्री तो बोलते हैं, जो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, ठीक है, उसी को हम प्रमुख यमोत्तर बोलते हैं, ठीक है। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? शीत कटिबंध किसके नजदीक? ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है वैसे, हाँ ध्रुवों पर, ठीक है। देशांतरों की कुल संख्या है 360, ठीक है। दक्षिण ध्रुव व्रत स्थित है, दक्षिण ध्रुव व्रत स्थित है, बहुत ही सिंपल। देखो यहाँ ऑप्शन तो देखो जरा, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। अरे दक्षिण
पूछा है तो दक्षिणी गोलार्ध में, है ना, दक्षिण पूछा है तो दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, ग्रीड किसका जाल है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही सिंपल सा एक वर्ड दिया हुआ है एनसीईआरटी की 6th क्लास की एनसीईआरटी में। एक अच्छा सा क्वेश्चन यूपीएससी इससे बना सकती है, जरा एक बार देखेंगे क्वेश्चन क्या बन सकता है। ग्रीड क्या है पूछा है उसने, ये हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ए में हम लिखेंगे दिखाई दे पा रहा है फिलहाल ये आपको? इधर देखो, आंसर बताओ। 4 ऑप्शन है आपके पास आराम से, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा? दे रहा? अगर नहीं दे रहा होगा तो मैं बता देना, हम बोल देंगे, ठीक। हाँ, क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो बी और क्या दूसरा कौन सा लग रहा है? आकृति वाला भी लग रहा है। सी, बी और सी कर ले ऑप्शन में, बी और डी। ये डी होना चाहिए था, ये डी होना चाहिए था। एक्चुअल में ये गलती हुई है। एक सेकंड अभी सही करते हैं हम। आप लोग को क्या ऑप्शन लग रहा है वैसे? ये बी और तो होगा ए बी सी डी सी। देखो आंसर इसके हिसाब से देना होता है, इसके हिसाब से नहीं देना आपको। बी मत बोलना, यहाँ बी लिखा है, यहाँ बी पे देखो लिखा है 1 ए बी सी ए बी डी। आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी।
जाता है कि अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी कंप्लीट की है और उसके बाद एक एक एडिशनल बुक कोई पढ़ ली है तो प्रीलिम्स कोई रोक नहीं सकता। वहाँ पे तो पर्सनैलिटी टेस्ट भी नहीं हो रहा होता है, आपके अंदर जितनी एबिलिटी है बस वही टेस्ट की जाती है। तो ये ग्रेड जो कि आप छोड़ते हुए चले होंगे उसमें क्या है, कुछ नहीं है। देखो ये बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन बना सकती है यूपीएससी, कभी भी बना सकती है, बहुत ही नॉर्मल सी बात, ठीक है। तो इसका क्या होगा भाई, देखो यहाँ पे बात की जा रही है, बता देते हैं कैसे बनता है क्या है। ये जो जाल है ना, ये जाल जैसी आकृति जो है इसी को हम ग्रीड बोलते हैं और आपके एनसीईआरटी में ये बात लिखी है, ठीक है, लिखी है ना, बिल्कुल सही। आ जाए नीचे देखते हैं। हाँ इसमें दिया हुआ था अक्षांश, मतलब जो ये पूछा था ग्रीड क्या है, तो अक्षांशु रेखा मतलब जो अक्षांश रेखाएं हैं और देशांतर यमोत्तर हैं उनका जाल ऐसे बोला गया है। तो आप लोग क्लियरली लगा लेंगे आई थिंक। कर्क रेखा एवं मकर रेखा ऐसा बोला गया है, ग्रीड कर्क रेखा और मकर रेखा है जो कि नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, प्रधान भी बोलते हैं, इक्वेटर भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, बस ठीक। चलो खाली स्थान भरना है आपको, मकर रेखा पर स्थित है। हाँ हाँ सही है, सही है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो मकर रेखा पर स्थित है, मकर रेखा कितने पर स्थित है, 23 है। हाँ लेकिन क्या बोलेंगे आप इसको, मकर रेखा की बात हो रही है, क्या बोलेंगे, दक्षिण नहीं बोलेंगे क्या, तभी तो पूरा होगा ना, बिना दक्षिण बोले ये पूरा नहीं है सेंटेंस, तो क्या बोलेंगे भाई, दक्षिण बोल सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, क्लियर हो गया। उसके बाद भारत का मानक यमोत्तर है 82 एंड, हाँ क्या बोलेंगे, बिना इसको बोले ये कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि 82 एंड हाफ तो पश्चिम में भी होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं जीरो ध्रुव रेखा के पास, हाँ शीत कटिबंध की बात हुई थी, कहाँ मिटा दिया हमने एक्चुअली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साथ साथ चलो ना मोहित बजाज, कहाँ पीछे रह जा रहे हो वापस। भारत का मान हो गया, 0 डिग्री यमोत्तर को नाम से जाना जाता है, 0 डिग्री यमोत्तर को के नाम से जाना जाता है, बीच में आपका फिल इन द ब्लैंक है। अभी अभी बात हुई थी भूमध्य रेखा, यमोत्तर की बात हो रही है, दैट मीन्स देशांतर, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर को किस नाम से जाना जाता है, बताओगे, क्या बोला सोना मैंने, ने पास कर दो इनकी बात। ग्रीनविच, ग्रीनविच रेखा तो नहीं है, अभी अभी बात की थी हमने 0 डिग्री को हम क्या बोल रहे थे, वेरी नाइस यार, विषुवत रेखा पे क्यों टिके, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम भी नहीं बताएंगे। देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, की ओर घटती जाती है, बोला है देशांतरों के बीच की दूरी की ओर घटती जाती है, ध्रुवों की ओर जाने पर घटती जाती है। और ये जो क्वेश्चन रहा है ना बीच में, इसका आंसर आप ही लोग देंगे, अभी 5 मिनट पहले डिस्कस किया है, पता नहीं क्या ही चाहते हो। उत्तर ध्रुव वृत्त गोलार्ध में स्थित है, तो कौन से गोलार्ध में होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा, सिंपल सी बात है। देखो 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हुए, दोनों के हमने क्वेश्चन करके टॉपिक को कंप्लीट किया है। थर्ड जो हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, इसके भी क्वेश्चन ले लेते हैं आज। उसके बाद एक कंटिन्यू बेस में हमारा क्या हो जाएगा, सिलेबस आ जाएगा। जो अभी तक बिखरा पड़ा है, इधर उधर है, आधे लोग को समझ में नहीं आता कहाँ चल रहे हैं कहाँ नहीं चल रहे, तो ये एक सीक्वेंस में आ जाएगा, इसलिए थर्ड वाला जो चैप्टर किया था उसके भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं अभी।
तो पृथ्वी की गतियों पे आ जाओ जरा। किसी को अगर प्रॉब्लम रहेगी ये 2 चैप्टर में तो मेरे को बता देना। किसी दिन एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा ना, लास्ट वाली क्लास होगी तो लास्ट क्लास में एक्स्ट्रा टाइम होता है, लास्ट तक होता है, तो आप लोग पूछ लेना, मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं 5 से 10 मिनट में पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझा दूँगी, ठीक है, तो आप समझ लेना, दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे जो निम्नलिखित प्रश्नों के वही संक्षेप में उत्तर देने हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण है, झुकाव कोण की बात कर रहा है, झुकाव कोण की किसकी बात कर रहा है? कहाँ थे? क्यों? कहाँ थे बता? लिसन, पृथ्वी झुकी हुई है, वो अपने अक्ष पर झुकने की बात करता है, तो वो कितनी है? अब 23.5 डिग्री अगर झुकी हुई है तो यहाँ पे कोण की बात कर रहा है कि झुकाव कोण कितना है, तो झुकाव कोण कितना होगा? 66.5। गलती करते हैं लोग, अभी सब बोल रहे थे 23.5, ठीक है, तो झुकाव कोण कितना हो जाएगा? 66.5 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। तो घूर्णन क्या है, परिक्रमण क्या है, इसको परिभाषित करना है। लिसन, सुन लीजिए, मैं जो बोल रही हूँ वो सुन लीजिए, क्लियर हो जाएगा। घूर्णन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है, और इसके कारण क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। परिक्रमण की अगर हम बात करें तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है, और इसको हम क्या, इसके कारण क्या होता है? मौसमों का निर्धारण होता है, मौसम का निर्धारण होता है। आगे बढ़ते हैं। लीप वर्ष क्या है? लीप वर्ष की बात हो रही है भाई। लीप वर्ष क्या है? जिसको हम लीप ईयर भी बोलते हैं, ठीक है, क्या होता है? समझाया होगा, वैसे पूरी बात समझाई। पृथ्वी अपना जो पूरा घूर्णन करती है वो कितने टाइम में करती है? 24 घंटे में मानते हैं पूरा घूर्णन का कितना टाइम, मतलब जो घूर्णन कर रही है वो कितना घूमती है? 360 घूमती है। अगर हम 1 आवर का निकालें, 1 आवर इज इक्वल टू 360 बाय कितना हो जाएगा? 24, कितना निकल के आएगा? 15। तो ये 15 डिग्री 1 आवर में कितना घूम रही है? 15 डिग्री घूम रही है। दैट मीन समझ रहे हैं भाई, 1 आवर में अगर पृथ्वी कहाँ है? यहाँ है। 1 आवर में ये 15 डिग्री घूम के कहाँ आ जाती है? यहाँ आ जाती है, ठीक है। दिमाग में ऐसा आकृति बनाना पड़ेगी, वरना आप कहेंगे यहाँ से यहाँ लगा दिया आपने तो भाई ऐसे समझो, पहले यहाँ ये वाला लाइन आपको दिख रहा है, ये वाला नहीं दिख रहा होगा, अब ये वाला दिखने लगा, दैट मीन्स क्या हो गया? 15 डिग्री घूम के उधर पहुँच गई, अब ये वाला साइड दिखने लगा, ऐसे करके। तो ये 1 घंटे में कितना घूमती है? 15। अगर हम मिनट के हिसाब से निकालें तो क्या करेंगे? 15 डिग्री को अगर हम मिनट में कन्वर्ट कर दें तो जिसको निकालना है, डिग्री निकालना है, तो डिग्री को क्या करेंगे? कितना आएगा? 4 क्या? मिनट। कितने में? 1 कितने में भाई? 1 डिग्री में कितना घूमती है? 4 मिनट घूमती है। क्वेश्चन क्या था? लीप वर्ष होता है, 1 डिग्री में कितना घूम रही है? 4 मिनट घूम रही है, ये एक्स्ट्रा की बात है। लीप वर्ष क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे हम 24 घंटे, कितना? 24 घंटे पूरा नहीं घूमती है, कितना घूमती है? 23 घंटे। परिक्रमण की बात है, सॉरी, परिक्रमण की बात है। परिक्रमण जो गति होती है कितने टाइम में पूरी होती है? हाँ, 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे, 365 ये डे हो जाते हैं, एंड हम 6 आवर की बात करें, ठीक है, 6 आवर। लेकिन हम इसको छोड़ते चलते हैं, हर साल में छोड़ देते हैं, और ये छोड़ते छोड़ते हम 6 घंटे को जब 4 साल के बाद करते हैं, 4 साल के बाद कितना हो जाता है? 24 हो जाता है, और ये 1 दिन बन जाता है। जब 1 दिन बन जाता है तो हमारा लीप वर्ष कहलाता है। वो कितने दिन का होता है? 366। ये वाली बात भी याद रखना सभी लोग कि 1 डिग्री कितना, ये डिग्री जो घूमने वाली बात बताई थी वो ये याद। आगे बढ़ते हैं। उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में
दक्षिण, दक्षिण अयनांतों में अक्षर मतलब जो अंतर है वो बताइए। अयनांतों में अंतर बताना है, फिर अक्षर निकल रहा है। हाँ, उत्तरी अयनांत होता है, ठीक है। और दक्षिणी, रुक जाएंगे। हाँ, इधर वाले बिल्कुल न्यूट्रल बैठे हुए हैं। उत्तरी एंड दक्षिणी अयनांतों में अंतर बताइए। इधर वाला कोई भी बता सकता है, पॉइंट आउट करने की आदत ही नहीं है, कभी आज तक किसी बच्चे को पॉइंट आउट किया ही नहीं कि तुम्हें बताना है या तुम्हें बताना है। हाँ लिसन, बताएं क्या लगता है 6th क्लास की एनसीईआरटी में कुछ ऐसा नहीं है जो हमने सब पढ़ के छोड़ दिया वही सब है? अभी भी हर एक चैप्टर में 3 से 4 ऐसी शब्दावली हैं जिसके बारे में आपने ऐसे ही छोड़ दिया होगा। अभी ग्रीड आया था, बहुत नया सा लग रहा था लोगों को। अयनांत आया है, ये अयनांत पढ़ के हम छोड़ देते हैं। अयनांत होता क्या है हमें ये पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन नोट डाउन करो, मेंस के हिसाब से लिख के लाना, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, 150 वर्ड। तुम्हारी सबके निकालते हैं लेटर, बहुत हो गया। दक्षिणी गोलार्ध में लिखें, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत देखो कुछ ऐसा है, अयनांत, ठीक है। दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों होता है, क्यों? ठीक है, क्वेश्चन जैसा लिखा है हमने 150 वर्ड नहीं पहुंच पाएंगे आपके, हाफ कर लीजिए आप इसे, आगे लिख लीजिए 75 वर्ड्स। अब आप पक्का बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर देंगे और 6th क्लास की एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे। और कल जितने भी लोग यहाँ पे अवेलेबल होंगे सभी की पास ये क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, वरना क्लास के बाहर ही रुक जाना, ठीक है। क्लास के अंदर मत आना क्योंकि तुम लोग बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, उड़ो लेकिन इतना ही क्योंकि ऊपर छत है, नीचे ही आना है वापस से, है ना। और गिरने के बाद जो चोट लगती है उसका किसी भी अस्पताल में कोई इलाज नहीं होता है। चलें, अब ये जो हमारा 4th वाला क्वेश्चन था इसका आंसर भी नहीं बताएंगे वरना आप वही चीज़ें लिख डालेंगे। तो ये सेम क्वेश्चन 2 हम कल डिफाइन करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विषुवत क्या है? सबको पता है विषुवत क्या है? विषुवत पृथ्वी के बीचों बीच क्षैतिज रेखा जिसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं या प्रधान रेखा भी बोलते हैं, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तर वाले को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, यही है विषुवत, ठीक है। उसके बाद आप लोग को पता तो उधर थोड़ा सा डिफाइन और उसको लगाना तो सीख लो, मतलब कुछ भी बोल देते हो, ठीक है। छोटी छोटी बातें इनको तो लगा लिया करो। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, क्यों? क्या होता है? यही लिखेंगे, ऐसे ही लिख देंगे, ऐसे ही लिख देंगे, आप लोग ये बता दीजिए बस। हाँ बोलो भारत, बोलना चाह रहे हो? आई थिंक बोलो। हाँ छत्तीस, हाँ हाँ आई, ठीक, वेरी गुड। जब भी सूर्य उत्तरायण होता है, जब हम क्या
क्या बात कर रहे थे इसमें, ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात क्या होते हैं। काफ़ी अच्छी डेफिनेशन थी, वही डेफिनेशन लिख देंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आप डिफाइन तो करा करो, एक वर्ड बोला और सीधे सीधे मतलब मार दिया कि लो हो गया। देखो यहाँ पे आप बात करें अगर तो पृथ्वी क्या है 23.5 डिग्री क्या है अपने अक्ष पर झुकी हुई है। सबको झुकी हुई दिख रही है, अगर झुकी हुई नहीं होती तो ये कुछ इस तरीके से होती, और जब इस तरीके से होती तो सूर्य के जो प्रकाश की किरणें हैं जब ये घूमती तो यहाँ पर भी प्रकाश की किरणें मिल पाती हैं। उसी हिसाब से जैसे हमारे यहाँ दिन और रात होते हैं, यहाँ पर भी थोड़े लंबे दिन और रात होते हैं। लेकिन ये झुकी हुई होने के कारण क्या होता है, जब भी सूर्य उत्तरायण हो रहा होता है, जब सूर्य उत्तरायण हो रहा होता है तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। जब सूर्य दक्षिणायन हो रहा होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने के क्या हो जाता है, रात हो जाती है। इसकी गति बदलते रहने से भी हमारे उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा कैसे जाती हैं, बहुत ही क्षैतिज का मतलब है एकदम लास्ट पॉइंट पे होती हैं, जहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल क्षैतिज हो जाती हैं। बहुत बड़ी पृथ्वी बनाने के बाद हम सूर्य को यहाँ बनाएंगे, क्योंकि ये कर्क रेखा, ये हम विषुवत की बात कर रहे हैं, कर्क की बात कर रहे हैं, मकर की बात कर रहे हैं। लंबवत किरणें सिर्फ यहीं तक पड़ पाती है, लंबवत किरणें सिर्फ यहीं तक पड़ पाती हैं। टॉर्च का जो प्रकाश है वो लंबवत यहीं तक है, उसके बाद आप देखिए जरा यहाँ तक ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, यहाँ लास्ट तक पहुँचने में तो बहुत ही कम प्रकाश बच रहा है। और फिर वो झुकी हुई है, झुकी हुई होने के कारण मेन पॉइंट है वो झुकी हुई है। झुकी हुई होने के कारण क्या होता है, 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात। नेक्स्ट देखो, सही और गलत का आपको बताना है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर की गति कहा जाता है, सभी को पता होगा, परिक्रमा। ऐसे तैयार करना है खुद को कि ऑप्शन देखने की जरूरत ना पड़े, क्वेश्चन पढ़ें और दिमाग में जो आंसर चल रहा हो वो आंसर उसमें लिखा हुआ हो। बस ऐसे ही धीरे धीरे चलो, आगे आगे जब बढ़ते जाएंगे ऐसे होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास है, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत व्रत पर किस दिन पड़ती हैं। इसमें एक ही लिखा हुआ है, देखो 21 मार्च और 21 जून और दिसंबर में तो हमारा क्या होता है भाई, जून और दिसंबर में क्या होता है, वो तो संक्रांति वाले टाइम होते हैं, संक्रांति वाले टाइम होते हैं। और दूसरे मार्च वाला और सितंबर वाला जो टाइम होता है वो कौन सा होता है हमारा, विषुव वाले टाइम होते हैं। इसमें 21 मार्च ही बताया हुआ है तो हम विषुव वाला टाइम लगा लेंगे। आगे देखें, गर्मी में क्या लिखा है, अच्छा गर्मी में क्रिसमस का पर्व कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, सॉरी कहाँ मनाया जाता है। ये पॉइंट बिल्कुल बहुत अच्छे से डब्बे में करके आई थिंक दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, और इस पॉइंट को आप याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पॉइंट से उठाते हैं वो लोग। क्रिसमस का जो त्यौहार है वो मनाया जा रहा है कहाँ पे, ग्रीष्म ऋतु में। अपने यहाँ पर क्रिसमस का जो पर्व होता है वो कब मनाया जाता है, शीत ऋतु में, दिसंबर में। 25 दिसंबर सबको याद होगा, 25 दिसंबर को हम क्या करते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, देखो हम जो कहाँ वाले हैं, हम इंडिया वाले, हाँ तो हम ऐसे बोल नहीं सकते हम इंडिया वाले हैं, ये हम इंडिया वाले हैं और हम विषुवत रेखा से कहाँ हैं, उत्तर में हैं। यहाँ पे जब शीत ऋतु होगी तो सिंपल सी बात है दक्षिण में क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी, दक्षिण में क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ है विषुवत रेखा के नीचे दक्षिण में, तो जब यहाँ पर मतलब शीत ऋतु में मनाया जा रहा है तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में, ये पॉइंट उसने ऐड किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान भरें, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है, सबको पता होगा। दूसरा क्या है आपके पास, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को कहते हैं परिक्रमण, कह देंगे प्रतिदिन, हाँ किसकी वजह से दिन और रात होते हैं, घूर्णन। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है दीर्घ वृत्ताकार, कौन सी कक्षा में, दीर्घ वृत्ताकार। अच्छा ठीक है, 21 जून को सूर्य की किरणें रेखा पर सीधी पड़ती हैं, कौन सी रेखा पर, अरे कर्क रेखा अभी निकली है। इतने क्वेश्चन आ चुके हैं इसके और सॉल्व भी करा चुके हैं पिछली क्लासेस में। तो कल भी एक क्वेश्चन भेजा था, किसी ने खोली थी पीडीएफ, पहली बात तो पीडीएफ नहीं खोली है, सबसे बड़ी बात तो यही है। एक क्वेश्चन भारत ने पीडीएफ खोली थी, एक क्वेश्चन था 21 जून का कल, हाँ तो कल वाला क्वेश्चन भी किया होता तो भी ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी। ऋतुओं में दिन छोटे होते हैं, कौन सी ऋतुओं में दिन छोटे की बात कर रहे हैं, अपना लोग इंडिया वाले हैं तो इंडिया के हिसाब से छोटे, शीत ऋतु,
बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। 3 चैप्टर कंप्लीट हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीनों चैप्टर का आप लोग को 3 नहीं मतलब 1 का तो मैं दे चुकी हूँ आपको नोट्स, और 2 चैप्टर का नोट्स और मिल जाएगा, बशर्ते कि आप उसको पढ़ेंगे नहीं, मैं नोट्स दूंगी नहीं, करते रहिए माथा माजी जो भी करना है। मतलब सामने वाले की मेहनत को साकार करने के लिए आप एक बार तो पढ़ सकते हो। मानचित्र के बारे में बात हुई है 4th वाले चैप्टर में, और इसको ज़्यादा दिन नहीं लगाएंगे, बहुत आज कल 1 दिन हुआ है, 1 दिन आज हुआ है, 4 दिन और मान के चलें, इस NCERT को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ये लेकिन आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए। छपेगी कैसे, घर पे तो पढ़ेंगे नहीं। चलें कोई बात नहीं, आपको जो करना है करें, हमें क्या करना है, हमें खुद का काम करना है, हम जो करेंगे वही करेंगे, ठीक है। आपके हिसाब से कुछ नहीं होगा। अच्छा ये होगा कि आप लोग उसको पढ़ते चलें थोड़ा थोड़ा। चलिए आ जाएं। मानचित्र होता क्या है इसकी बात कर रहे हैं पहले। पृथ्वी की सतह या इसके भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी स्थल पर आकृति को खींचना क्या कहलाता है, मानचित्र कहलाता है। क्या कहलाएगा, मानचित्र। एक बात याद रखेंगे कि पैमाने की सहायता से खींचने की बात हो रही है। आगे बढ़ेंगे तो फिर इसको सीखेंगे। मानचित्र क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसमें हम सबसे पहले एक मानचित्र को दिखाया गया है, भौतिक मानचित्र। उसके बाद दूसरा मानचित्र है आपका राजनीतिक मानचित्र, और एक तीसरा मानचित्र है थीमेटिक मानचित्र, जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। थीमेटिक मानचित्र देखिए, आप लोग देखेंगे जरा, भौतिक मानचित्र में आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है भाई। भौतिक मानचित्र में जिस भी मानचित्र में आपको कहाँ चला गया हमारा मानचित्र, भौतिक कहाँ है, गायब हो गया। चलो कोई बात नहीं, सुनो आप लोग, चलो देखो, जिस मानचित्र में आपको क्या दिखेगा, पर्वत, पहाड़ या नदियां वगैरह दिख जाएं, उसको हम क्या बोलते हैं, भौतिक मानचित्र बोलते हैं। मतलब भौतिक चीजें हैं। भौतिक का क्या मतलब होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जिसको हम छू सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो अपना फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। तो भौतिक मानचित्र क्या होते हैं, जिसमें हम सभी पर्वत, पहाड़, निकालो नहीं, क्या करना, इतनी काली चिपकली निकली है वहाँ से, फिजिकल है मतलब लगाने का इसका वो टूटा तो नहीं है ना, मतलब है ना, तो यहाँ रख दो, लगवा लेंगे लास्ट में, है ना। लिसन, जल्दी सुन लें, ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, कल इसके क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है। चलो, तो भौतिक मानचित्र पर जो भी पठार, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, जो भी चीज़ें होंगी, झील, झरने, ये सब दिखेंगे, वो क्या कहलाएंगे, भौतिक मानचित्र कहलाएंगे। राजनीतिक मानचित्र, जिसमें भी आपके अपने, अगर हम बात करें देश की, या फिर हम बात करें राज्य की, या फिर हम बात करें सिटी की, सीमा दिख रही है, या फिर आसपास के क्या दिख रहे हैं, शहर दिख रहे हैं आपको, आसपास के जो भी आपके राज्य हैं वो दिख रहे हैं, आसपास के जो भी आपके कंट्रीज हैं, मतलब देश हैं, वो दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे ये कौन सा मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र है। ये वाला कौन सा मानचित्र है, राजनीतिक। इसमें क्या है, राजनीतिक मानचित्र मतलब हम इसमें क्या देख पाते हैं, किसकी मतलब जो लाइन है वो किससे लग रही है, कौन सा राज्य किससे जुड़ा हुआ है, कौन सा देश किससे जुड़ा हुआ है, कौन सी सीमा किस किस देश से, किस किस राज्य से लग रही है, ये हमारा राजनीतिक मानचित्र होता है। थीमेटिक मानचित्र, जो कि हमने बोला कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो क्या होता है, जब भी आपने कभी लूसेंट पलटते कभी पढ़ा नहीं हो, कभी देखा ही हो लूसेंट को, शक्ल देखी हो तो उसको पढ़ा हो, तो एक साइड में आपका सबसे पहले आता है राजनीतिक मानचित्र, दूसरी साइड में आता है भौतिक मानचित्र, और तीसरी साइड में जब आप पलटते हैं उसको तो आपका आता है थीमेटिक मानचित्र। उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स को कई बार छोटे छोटे ऐसे बना के दिखाएगा, मतलब प्रतीकों का यूज किया होता है, वो हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे क्या कहलाएंगे, प्रतीक, जहाँ पे बने होते हैं एक प्रॉपर, मतलब किसी भी स्थान को दिखाने के लिए प्रतीकों का यूज किया होता है, ठीक है। इसमें हमें नीले कलर का अक्षर था, ठीक है। ये जो मानचित्र, इस तरीके के प्रतीक जहाँ पे यूज होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, थीमेटिक मानचित्र कहलाता है। उसमें बहुत ही अच्छे से NCERT ने 6th क्लास के लेवल पे आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। इसमें
ध्यान से अगर देखेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। 1 मिनट ज़रा सा रुकें बेटा। अब मानचित्र के इसने 3 घटक बताए हैं। कौन कौन से घटक हैं? दूरी, दिशा और एक तीसरा घटक कौन सा है? प्रतीक। ठीक है, एक तो दूरी बताई है और एक दिशा बताई है और एक क्या बताया है? प्रतीक बताया है। देखो, दिशा ना होती तो आप ये नहीं कह पाते कि हमारा क्या है? पूर्वी गोलार्ध है और कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध है। दिशा नहीं होती तो आप ऐसा बोल पाते क्या? पूर्वी गोलार्ध है या पश्चिमी गोलार्ध है। दूरी की बात करते हैं हम तो हमेशा बात करते हैं 2 अक्षांशों के बीच की दूरी या फिर देशांतरों के बीच की दूरी। उसने एक बहुत ही अच्छा सा डायग्राम बनाया है। एक चीज आप ध्यान से समझ लेंगे, जब भी बड़े पैमाने पर कुछ बड़े बड़ी चीजों को हम छोटा दिखाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर मान लेते हैं 5 किलोमीटर। तो ये जो गली बनाई जाएगी ये 1 सेंटीमीटर की है, तो इसको मानेंगे कि जो हमारा ये रियल में होगी ये कितने की होगी? 5 किलोमीटर की होगी। कितने की होगी? 5 किलो। ज्यादा ले लिया, गली बनाया और 5 किलोमीटर ले लिया, 10 मीटर मान। ठीक है, अब थोड़ा अच्छा लगेगा सुनने में भी ना। 10 मीटर की गली तो हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात। ये अपने अपने रोड मान लेना, अड़ोस पड़ोस वाले होंगे। तो 1 सेंटीमीटर आपका दिखाया था और कितना माना है? 10। उसके नीचे भी लिखा हुआ है, आप लोग देखेंगे जो आपका चित्र है उसके नीचे दिखाया हुआ है कुछ मीटर से कुछ सेंटीमीटर का दिखाया हुआ है। ठीक, तो ये हो गया। तो जो हमारा मानचित्र है उसके 3 घटक कौन कौन से हो गए अपने? दूरी हो गया, दिशा हो गया और अपना क्या हो गया? प्रतीक हो गया। ठीक है, अब पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी मैंने बता दिया कि हमें कैसे नापनी होती है। जो वास्तविक दूरी होती है उसका हम माप कुछ ले लेते हैं। 1 सेंटीमीटर ले लिया हमने 10 मीटर का। अब जब भी हमें कहीं पे 20 मीटर दिखाना होगा तो हम कितना सेंटीमीटर बनाएंगे? वहाँ पे 2 सेंटीमीटर बनाएंगे। हमें 50 अगर मीटर दिखाना होगा तो हम कितना सेंटीमीटर बनाएंगे? 5 सेंटीमीटर बनाएंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए। अब जरा आ जाओ, इसका ये जो छोटा सा चित्र दिया हुआ है उसने रेल लाइन बताया हुआ है। रेल लाइन में बड़ी रेल लाइन होती है, उसके बाद हमारी कौन सी होती है भाई? मीटर लाइन होती है, रेलवे लाइन होती है, रेलवे स्टेशन होते हैं। इनका अलग अलग चित्र दिखाया हुआ है और अलग अलग चित्र आप लोग भी देख सकते हैं। आपके पास सबके पास एनसीईआरटी खुली हुई है कि नहीं है? देखो 6th क्लास से अगर आप ये सब चीज़ें देखते हुए चल रहे हैं दैट मीन्स आपको आगे जाकर के मैप देखने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। मैप देखने में आज भी कुछ लोग को थीमेटिक मैप की अगर हम बात करें, हम बोले यहाँ पे गिरजाघर है ज़रा देखो, हमने बोला कि चलो ठीक है देखो ज़रा, अपने पीलीभीत वाला मैप की बात नहीं कर रहे हैं, बड़े मैप की बात करेंगे कुछ, है ना। तो अगर हमने बोला कि यहाँ पर जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद तो सभी में दिखाई देती है, ठीक है, जामा मस्जिद है, और यह लाल किले की बात कर रहे हैं तो एक मॉन्यूमेंट है, वो एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो जामा मस्जिद की बात कर ले, मस्जिद को और गिरजाघर को इन सबको एक प्रॉपर चित्र दिया हुआ है। तो जामा मस्जिद है तो आप लोग देखो जरा दिल्ली में मिल रही है क्या? तो आपको जब जामा मस्जिद का सिंबल पता होगा तभी आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको वो गिरजाघर का सिंबल पता होगा तभी आप देख सकते हैं। ये जो हमने बनाया ये आपको पता होगा कब्रिस्तान है, तभी आप देख सकते हैं। ये क्या होता है? कब्रिस्तान दिखाते हैं, है ना। यहाँ इससे कब्रिस्तान दिखाते हैं, छोटे छोटे डब्बे बना देते हैं, उससे दिखाते हैं कि जनसंख्या, यहाँ पे रहने वाले लोग। तो ये आप देख लेंगे, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। चलो सड़कें, एक तो पक्की और कच्ची की बात हो रही है। जब पक्की दिखाएंगे तो एकदम लाइन वाइज दिखाएंगे, कच्ची दिखाएंगे तो भाई कटा कटा ही दिखाएंगे, सिंपल सी बात है। कच्ची और पक्की की बात हुई है। उसके बाद देखो सीमा, जब अंतरराष्ट्रीय सीमा दिखानी होती है तो मतलब जो डार्क लाइन होती है उसके बाद पॉइंट देते हैं, ठीक है। और जब राज्य की सीमा दिखानी होती है तो सिंपल सा ऐसे देते हैं, ठीक है। राज्य की सीमा के लिए सिंपल सा देते हैं और जो अंतरराष्ट्रीय होती है उसके लिए थोड़ा डार्क देते हैं। जिले की सीमा के लिए बीच में डॉट खत्म हो जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नदी, नदी तो आपको पता चल गया वो ऊपर बनाई थी। कुएं के लिए हम क्या करते हैं? ब्लैक कलर का होल की बात कर रहे होते हैं, सिर्फ कुएं की बात कर रहे हैं। बाहर रुक जाएंगे, क्लास खत्म होने वाली है, बाद में आइएगा, ठीक। उसके बाद देखो इसमें देखो यहाँ पे कुएं की बात होगी तो ब्लैक कलर का बिल्कुल ऐसे ही दिखा देंगे। उसके बाद नहर और पुल, पुल की बात होगी तो हम देखते हैं कि पुल कहीं कहीं बनाया होगा। पिछली बार हमने मैपिंग की थी तो बहुत सारे पुल को देखा था, वो इस तरीके से दिखते हैं, मैपिंग में इस तरीके से दिखते हैं। जब हम उसकी बात करते हैं झरने की तो वो सिर्फ एक लाइन बनी हुई दिखती है कि इस पर, इस नदी पर कोई सा झरना है तो एक लाइन बनी हुई दिखती है आप लोग को, वो सब आपको दिख जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, ये आप देख लेना। देखो मस्जिद, गिरजाघर और मंदिर वगैरह के लिए भी दिया हुआ है। उसके बाद बस्ती, कब्रिस्तान, पोस्ट ऑफिस वगैरह के लिए भी दिया हुआ है। पेड़ और घास, पेड़ पेड़ की तरह बना के दिखाए उन्होंने, घास घास की तरह बना के दिखाई है। प्रतीक आप लोग के आई थिंक क्लियर हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें एक चीज़ पूछी गई है, एक क्वेश्चन ये पहले बहुत पहले बन चुका है यूपीएससी में, मैंने एक बार पढ़ा था, मिलेगा मुझे किसी दिन तो मैं आपको सेंड कर दूँगी। इसमें युग्म सही वाले पूछा गया था कि नीले रंग का जो मतलब इस्तेमाल है इसमें सिर्फ कम दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी अभी 6th क्लास की है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें थोड़ी बढ़ती हुई चलेंगी, लेकिन अभी हम एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं कर रहे हैं इसमें, क्योंकि फिर वो ना एनसीईआरटी रह जाएगी ना फिर वो आपका एक्स्ट्रा ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए किया जाता है, भूरे रंग का पर्वतों के लिए और पीले रंग का पठारों के लिए किया जाता है। ठीक है, पीले रंग का पठार और भूरे रंग के पर्वत। उसके बाद नीला तो आप सभी को पता है जलाशय, और हरा रंग का जो यूज़ किया जाएगा वो घास के मैदानों के लिए किया जाएगा। ठीक है, हो गया, काफ़ी है। अच्छा, रेखा चित्र क्या होता है? मानचित्र जो होता है वो किस पे? पैमाने पर आधारित होता है। पैमाना मतलब हमने कोई वास्तविक पैमाना मान लिया कि 5 किलोमीटर को हम कितना मानेंगे? 5 सेंटीमीटर मानेंगे, तो हम उस तरीके से हम किसकी बात कर रहे होते हैं? मानचित्र की। जब हम रेखा चित्र की बात कर रहे होते हैं तो रेखा चित्र पैमाने पर आधारित नहीं होता है। ये किस पर आधारित होता है बताएं? याददाश्त पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? याददाश्त पर। रेखा चित्र जैसे हम क्या बोलते हैं, शायद यहाँ पर पहले कुछ ऐसा रहा होगा, शायद यहाँ पर ऐसा भी बनाया जा सकता था, शायद हम उसको इस तरीके से भी क्या कर सकते थे? चेंज कर सकते थे। तो याददाश्त पर आधारित होता है। रेखा चित्र का कोई भी आकार, कोई भी पैमाना नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। एक की बात और की गई होगी आप लोग को, वो है खाका। खाका क्या होता है? हाँ, किसी ऐसा लिखा गया है छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। किसी क्या बोला गया है भाई? किसी छोटे मतलब ये छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर, छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया जो चित्र होता है वो खाका कहलाता है। एक बात सुने, जहाँ तक इसमें से मुझे समझ में आया वो मैं आपको समझा देती हूँ, सुनिए जरा। आप कोई चीज़ आप लोग जब बैक्टीरिया वगैरह देखते हैं, किस में देखते हैं? माइक्रोस्कोप में देखते हैं। कितने बड़े दिखते हैं आपको? बहुत ही मतलब नग्न आंखों से नहीं देख सकते, तभी तो हम किससे देख रहे हैं? माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? उनकी आकृति तो बना देते हैं, हम इतना बड़ा बनाते हैं मानव को, उसका कुछ भी होता है वो अलग अलग बना के अलग अलग शो करते हैं कि ये तो बहुत ही छोटी चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं? थोड़े बड़े पर छाप दे रहे हैं। ठीक है, छोटी चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं? बहुत ही बड़े पर छाप दे रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? खाका बोल रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ की बात इसमें और की गई थी, वो थी दूरी। दूरी की बात की गई थी ना। दूरी क्या होता है? प्रधान रेखाएं बोला गया है उसमें एनसीईआरटी में कि दूरी क्या होता है भाई? इस तरीके से आप देखेंगे, प्लस के सिंबल को बना करके हम दूरी का निर्धारण करते हैं, मतलब दिशा का दिशा का निर्धारण करते हैं। और दिशा क्या होता है? ये उत्तर, ऐसे बना लो। ये क्या होता है? पूर्व। ये क्या होता है भाई? पश्चिम। और ये क्या होता है अपना? दक्षिण। ठीक है, उत्तर, इधर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये प्रधान रेखाएं होती हैं। और इससे हम और भी दिशाओं का निर्धारण करते हैं जो हम इनकी सम्मिलित रेखाएं बोलते हैं। ठीक है ना? ये कौन कौन सी रेखाएं हो गई? ये हम बोल देते हैं उत्तर पूर्व, इसकी सहायता से बनी है। उसके बाद हम क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व। इसके बाद हम क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, पश्चिम। उसके बाद हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम। ठीक, ये दिशा के बारे में उन्होंने बताया था, एक सिंबल ऐसा ही कुछ बनाया भी है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चंस और ये 4 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जो कि कल हमारी एनसीईआरटी स्टार्ट हुई थी। सारे क्वेश्चंस भी करा दिए, क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़े नहीं, सारे क्वेश्चन भी करा दिए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग भी थोड़ा अच्छा करेंगे। जब एनसीईआरटी कंप्लीट होगी तो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हो सकते हैं वो आपके पास, अच्छा कोई नहीं लेके जाएगा यहाँ से, बच्चे खड़े थे वहाँ। ओके, थैंक यू। ठीक है, फिर भी बाहर ही रुक जाओ, एक बच्चे को मैंने पहले से रोक के रखा है, फिर उसका होगा कि जाओ अभी क्लास जब कंप्लीट हो जाए आ जाना, बस होने वाली है, 2 मिनट बात कर रहे हैं, बस यही रुक जाओ, बात सुन लेना। तो सुनो, जब हमारा ये एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा 4 से 5 दिन लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं इससे रिलेटेड वाले, जो इससे बने हैं या बन सकते हैं, वो आपको टेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर 10 क्वेश्चन दे रहे हैं तो 8 क्वेश्चन का आंसर है, तो आप सही ट्रैक पे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, और वही चीज़ होती है कि हमारा पढ़ाया हुआ अगर पेपर में 15 क्वेश्चन में से आप 12 या 11 कर पाते हैं तो आप सही
थे और या सही ट्रैक पे थे। इतना तो सभी का छूटना ही होता है। छूटने से मतलब ये होता है कुछ चीज़ें करंट में आती हैं, वो हमें खुद करनी होती हैं, तो वो अगर नहीं कर रहे हैं तो वो कोई भी नहीं कर पाएगा। करंट की चीज़ें आपको खुद से ही देखनी है और खुद से ही करनी है। जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे मैप में आप उसको सर्च करें, चाहे अलग अलग तरीके से आप देखते रहेंगे कि बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, तो वो आपको खुद से करनी है। बाकी गाइस आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। कोई बात नहीं, क्लास के स्टार्टिंग में जो आ गया था ठीक है, क्योंकि आज बारिश सी भी हो रही थी। हाँ, थोड़ा सा ये बताएंगे ज़रा, रोल नंबर पता है क्या सभी को? वेरी गुड, अपना अपना रोल नंबर बताना। पेन। आरती सिंह तो नहीं आई है, स्टार्टिंग से बोलो। 12 रोल नंबर है। कल लास्ट वाली क्लास में नहीं थी? हाँ, उसमें तो नहीं है। इसमें नहीं लगी है बेटा, कोई बात नहीं। और कोई है इस वाले पेज में 19 तक किसी का रोल नंबर है? हाँ बबली बोलो, 19 ही है। हाँ हाँ, 1 मिनट रुक जाए जरा सा। हाँ अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी, बाद में देखते हैं, जीज में मिल जाएगा। 23, ठीक है, 1 मिनट। 20, 22, 22 कौन है? 22 तुम कभी आते नहीं हो क्या? तुम तो डेली आते हो, लेकिन इसमें एक भी दिन प्रेजेंट नहीं है। 122, अच्छा तो रुक जाए ज़रा सा, हम सीरीज से चल रहे हैं ना। अब 28, हम सोच रहे एक भी दिन नहीं लगा, डेली देखते हैं हम तो। और कोई 38 तक? नो वन। 39 से 57 तक? 48। मोहम्मद फैजान, ठीक है। हाँ अरे रुक जाए ज़रा सा, मतलब वही बातें बार बार करोगे, क्या हो गया है? 33 पे बड़ा लेट है ना। गुलनाज भी, ओके। और कोई तो नहीं है 38 तक? गुलनाज, गुलफशां 32, याद रखना कल से। 39 से 57।